बीए फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका बहुत वेलकम है। आज इस क्लास में जिस टॉपिक की हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, हम मांग के नियम की व्याख्या करेंगे। मांग का नियम व्यष्टि अर्थशास्त्र का बहुत ही बेसिक और आधारभूत नियम है, और जब भी व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले डिमांड थ्योरी या मांग का नियम ही पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले मांग की अवधारणा किसने दी थी? इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पहले तो मांग का अर्थ पढ़ेंगे कि डिमांड क्या होती है, और उसके बाद में हम यहाँ डिमांड किसकी, वस्तु और सेवाओं की। यहाँ कोई नारेबाजी लगाकर सरकार से कोई नीति बनवाने की मांग नहीं है। यहाँ हम बाजार में जब वस्तु और सेवाओं को खरीदते हैं तो उन वस्तु और सेवाओं की डिमांड की बात की जा रही है। तो यहाँ मांग का अर्थ पढ़ेंगे, फिर मांग का नियम पढ़ेंगे। मांग के नियम में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। मांग के नियम की मान्यताएं क्या हैं, मांग के नियम को सारणी द्वारा कैसे समझाया जाता है, और मांग के नियम को ग्राफ के द्वारा कैसे समझाया जाता है। क्लियर? तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे मांग का क्या अर्थ होता है। देखिए, हम उपभोक्ता हैं, ठीक है। यहाँ हम इकोनॉमिक्स में जब बात करते हैं तो हम व्यक्ति को व्यक्ति नहीं बोलते, हम व्यक्ति को क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। क्लियर? कंज्यूमर बोलते हैं, कस्टमर नहीं, कंज्यूमर, ठीक है। तो एक उपभोक्ता यानी कि हम लोग अक्सर मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, हम वहाँ बहुत सी वस्तुओं को देखते हैं, ठीक है। कुछ वस्तुओं को हम पसंद करते हैं और उनमें से कुछ वस्तुओं को हम खरीदते हैं। क्लियर? ये एक नॉर्मल बात है हमारे आम जीवन की, हम लोग ऐसा करते हैं। हम उपभोक्ता हैं, हम मार्केट जाते हैं, वहाँ बहुत सी वस्तुओं को देखते हैं। वस्तुओं में सब्जियां भी हो सकती है, कपड़े भी हो सकते हैं, फर्नीचर भी हो सकता है, टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, पर्दे हो सकते हैं, पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सी वस्तुओं को हम देखते हैं, उनको पसंद करते हैं और उनको हम खरीदते हैं। तो ये जो हमारा खरीदना है, ये एक्चुअल में इकोनॉमिक्स की भाषा में कहलाता है मांग करना। ठीक है, क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स की भाषा में ये मांग करना कहलाता है। अब हम थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए, खरीदना ही मांग करना कहलाएगा, या खरीदने की मंशा रखना या इच्छा रखना मांग कहलाएगा? ऐसा क्यों? देखिए, हम मार्केट गए, मार्केट में कपड़ों की दुकान पे बहुत सुंदर सुंदर टंगे हुए कपड़े देखे। अगर हम उन कपड़ों को खरीदने में सक्षम हैं, सक्षम का मतलब हमारी जेब में मनी है, इकोनॉमिक्स की भाषा में बोले उसको खरीदने के लिए हमारे पास साधन है, और हम उसको इच्छा भी रखते हैं खरीदने की, तो ये क्या कहलाएगा? डिमांड करना कहलाएगा, मांग करना कहलाएगा। मार्केट में चले गए, जेब में पैसे नहीं है, कोई कपड़ा बहुत पसंद आ रहा है, तो वो सिर्फ पसंद है, वो डिमांड नहीं है। और भी क्लियर करें, डिमांड का मतलब ये होता है किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा के साथ साथ उसको खरीदने के लिए व्यक्ति के पास पर्याप्त वित्तीय साधन होने चाहिए, यानी कि मनी होनी चाहिए, तब उसको और खरीदा भी जाए, एक्चुअल में खरीदा भी जाए। अगर वो अवेलेबल है तो मार्केट में, कई बार अवेलेबल नहीं होता है तो हम कहते हैं मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन साधन, वो क्या नाम, वस्तुएं नहीं हैं। तो डिमांड का मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा करे, उसके पास उसे खरीदने के लिए साधन हो, तो ये क्या कहलाएगा? डिमांड करना कहलाएगा। इकोनॉमिक्स में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में जब डिमांड को परिभाषित किया जाता है तो उसके साथ समय और दाम भी जोड़ दिया जाता है, और साथ में इसके साथ स्थान भी जोड़ दिया जाता है। जैसे अगर आपको ये कहा जाए कि नीम का थाना में आलू की मांग बहुत ज़्यादा है, नीम का थाना में आलू की मांग बहुत ज़्यादा है, तो ये मांग को संकुचित रूप से दर्शाना है। आपको क्या बताना पड़ेगा? समय क्या है? सोमवार, मान लीजिए मंडे। दाम क्या है? 40 रुपए पर केजी। और स्थान क्या है? नीम का थाना। तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे, और मांग मान लीजिए, मांग कितनी है?
मांग मान लीजिए 100 केजी है, 400 केजी कर लेते हैं। तो हम ये कहेंगे, डिमांड को किस तरीके से परिभाषित करेंगे कि सोमवार को 40 रुपए पर केजी के भाव पर नीम का थाना में आलू की मांग 400 किलो थी। तो परिभाषा करते हैं कि डिमांड बताइए किसी वस्तु की, तो हमें वहां पर उस समय कीमत, स्थान और मांग की मात्रा को शो करना होगा। ये थोड़ा सा इसका एक व्यापक रूप से मांग को परिभाषित करना होता है। तो अब हम आ जाते हैं वापस हमारे सिंपली रूप से जो हम बात कर रहे थे डिमांड पे, उस पे आ जाते हैं। देखिए, अल्फ्रेड नाम के एक अर्थशास्त्री थे, अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने मांग की अवधारणा और मांग का नियम दिया था। मांग की अवधारणा और मांग का नियम प्रतिपादित किया था या दिया था। मांग क्या होती है? किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा करना और साथ में उसको खरीदने के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन रखना किसी वस्तु की मांग में शामिल होता है। मात्र खरीदने की इच्छा हो और साधन नहीं है तो ये डिमांड नहीं कहलाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया है। हमारा जो मेन टॉपिक है मांग का नियम, उस पर आ जाते हैं। देखिए, मांग का नियम, द डिमांड थ्योरी। क्या होता है मांग का नियम? मांग का नियम क्या होता है कि मांग का नियम दो चरों के बीच में संबंध को दर्शाता है। चर मैंने आपको बताई दिए थे, वे वैल्यूज जिनके मूल्य बदलते रहते हैं। एक तो है मांग और एक है कीमत। क्लियर? वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत। तो मांग का नियम वस्तु की कीमत और उसी वस्तु की मांग के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी कि अगर आलू की कीमत होगी तो आलू की मांग, अगर अमरूद की कीमत होगी तो अमरूद की मांग, इसी तरीके से एक्स वस्तु की कीमत होगी तो एक्स वस्तु की मांग की बात हम करेंगे। तो मांग का नियम क्या कहता है? क्या होता है मांग का नियम? ध्यान से देखिएगा। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो किसी वस्तु यानी उस वस्तु की मांग में भी, तो उस वस्तु की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। पहली बात, ये बात आप जानते हो, अगर कीमत बदलती है तो खरीदारों की संख्या भी बदल जाती है। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो। अर्थात जब वस्तु की कीमत घटती है तो वस्तु की मांग क्या होगी? बढ़ जाती है, जबकि वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग क्या होगी? घट जाएगी। क्लियर हो गया? यही मांग का नियम है। आई थिंक दिस इज सो सिंपल डिमांड थ्योरी कि मांग का नियम क्या है? वस्तु की मांग और उस वस्तु की कीमत के बीच के संबंध को दर्शाता है, जो क्या कहता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, बदलती है। अब बदलेगी या परिवर्तन या तो दो तरीके से हो सकता है, या तो कीमतें बढ़ जाएंगी या कीमतें घट जाएंगी। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसी वस्तु की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। अर्थात जब वस्तु की कीमत घटती है, क्या घटी? कीमत घटी, तो वस्तु की मांग क्या है? बढ़ जाएगी।
और वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग घट जाएगी। अब आपसे मेरा सवाल, अगर घी की कीमत आई थिंक अभी क्या है 600 रुपए पर केजी से 700 रुपए पर केजी के आसपास है घी की कीमत, ठीक है। आप लोगों के घर में महीने का मान लीजिए 2 किलो घी आ रहा है, ठीक है, देसी घी। अगर घी की कीमत घट जाती है तो घी की मांग क्या होगी? क्या होगी? घी की मांग बढ़ जाएगी। हो गया? घी की कीमत घटने पर घी की मांग बढ़ जाएगी। आपके घर में 600 से 700 रुपए पर केजी घी की कीमत पर मान लीजिए 2 किलो घी आता था महीने में। अब अगर घी मान लीजिए 300 रुपए पर केजी पे बिक रहा है तो हो सकता है आपके घर में 5 किलो घी आने लगे पर मंथ, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि वस्तु की कीमत गिरी तो वस्तु की मांग बढ़ गई। अब हम इसको इन्वर्स कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। मान लीजिए घी अब 1000 रुपए पर केजी पे आ गया है तो हो सकता है कि आपके घर में 2 किलो के बजाय अब 1 किलो घी ही लाया जाए, यानी कि घी की मांग क्या है? घट गई है। तो मांग का नियम बहुत ही सिंपल है, हमारे आम जीवन से रिलेटेड डिमांड का नियम होता है कि जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, परिवर्तन अप भी हो सकता है, परिवर्तन डाउन भी हो सकता है, तो उस वस्तु की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। वस्तु की कीमतें घटेंगी तो मांग बढ़ जाएगी और कीमतें बढ़ेगी तो मांग घट जाएगी। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, इस नियम को याद रखने के लिए होता क्या है कि स्टूडेंट्स अक्सर उल्टा कर देते हैं। देखिए डिमांड थ्योरी ये कहती है, पी का मतलब है प्राइस, हम इसको पी लिख लेते हैं, और डिमांड का यानी मांग, इसको हम डी लिख लेते हैं। क्लियर? मांग के नियम को परिभाषित करने के लिए हमेशा दिमाग में एक बात रखिए कि कीमत के परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होगा। पहला परिवर्तन किस में होगा? प्राइस में, और प्राइस के अप या डाउन होने पर डिमांड में डाउन या अप परिवर्तन होगा। स्टूडेंट्स हमेशा गलती क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं कि मांग में परिवर्तन होने से कीमत में परिवर्तन हो जाता है। ये गलत है। गलत है नहीं, सिर्फ मांग के नियम के संदर्भ में गलत है। वैसे एक्चुअल में मांग में चेंजेस होने से प्राइसेस में चेंज होता है, इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में बिल्कुल होता है। लेकिन जब हम मांग के नियम की बात करते हैं तो हमें क्या कहना है? सिर्फ और सिर्फ मांग के नियम के संदर्भ में ये होगा कि प्राइस के चेंज के कारण डिमांड में चेंज होगा, ना कि डिमांड के चेंज के कारण मांग में चेंज होगा। सिर्फ और सिर्फ डिमांड थ्योरी के अंदर पहला परिवर्तन किस में होगा? प्राइस में, उसके कारण डिमांड में परिवर्तन होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मांग का नियम क्या होता है कि कीमत के बदलने पर मांग भी बदल जाती है। और आपको एक चीज और समझ में आई होगी, यहाँ पे कीमत और मांग के बीच कैसा संबंध है? ऋणात्मक। मैंने दूसरे या तीसरे वीडियो में समझाया था, इन दोनों चरों के बीच ये चर है। इकोनॉमिक्स में कीमत बदलती रहती है, मांग बदलती रहती है। मैंने क्या कहा था? चर वे मूल्य है या वे वैल्यूज है जो बदलते रहते हैं, ठीक है। इनको वेरिएबल्स भी बोलते हैं। तो आपने क्या देखा? प्राइस अप, मांग डाउन, प्राइस डाउन, मांग अप। तो दोनों के बीच में कैसा संबंध है? ऋणात्मक या विपरीत। क्लियर? अब हम आते हैं कि मांग के नियम की कुछ मान्यताएं हैं कि ये जो मांग का नियम है कि कीमत बदलेगी तो मांग उल्टी दिशा में बदल जाएगी, ये नियम लागू रहे, ठीक है, ये नियम लागू रहे, उसके लिए कुछ मान्यताएं हैं। अब हम उन मान्यताओं की चर्चा करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट मान्यताएं हैं। और उन मान्यताओं में एक मान्यता और है जिसे कहते हैं अन्य बातें स्थिर रहे। वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि परीक्षाओं में कई बार अन्य बातें स्थिर रहें का क्या अर्थ होता है, ऐसे क्वेश्चन आता है 10 नंबर का। तो आप ध्यान से देखिए कौन कौन सी मान्यताएं हैं।
यहाँ हमने लिखा है कि मांग के नियम की मान्यताएं अर्थात वे दशाएं जिनके उपस्थित रहने पर ही मांग का नियम लागू होगा। और मांग का नियम मैंने शॉर्ट में लिख दिया, प्राइस डाउन डिमांड अप, प्राइस अप डिमांड डाउन। ठीक है, तो अब हम चर्चा करेंगे कि मांग के नियम की कौन सी मान्यताएं हैं अर्थात वे दशाएं कौन सी हैं जिनके उपस्थित रहने पर ही मांग का नियम लागू होगा। क्लियर? तो दो तरीके से हो सकता है, या तो कई बार ये कहा जाता है कि मांग के नियम की मान्यताएं क्या हैं, या ये पूछा जाता है मांग के नियम में अन्य बातें स्थिर रहें। इन्वर्टेड कॉमा में करें इसको, अन्य बातें स्थिर रहें क्या होता है। तो दो बातें हैं, मांग का नियम तब लागू होता है जब अन्य बातें स्थिर रहें, या मांग के नियम की कौन कौन सी मान्यताएं, दोनों एक ही बात है। तो देखो बच्चों, क्लियर? आपको समझ में आ गया? मांग का नियम का मतलब ये है कि किसी वस्तु की कीमत बदलेगी तो उसकी उल्टी दिशा में उसी वस्तु की मांग भी बदल जाएगी। ठीक है, लेकिन यह दशा या यह मांग का नियम तब लागू होगा जब अन्य बातें स्थिर रहें, यानी कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वो कौन कौन सी बातें हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए? तो अब हम उन बातों की चर्चा करेंगे जिनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर उनमें परिवर्तन हुआ तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, तो आप उन्हें मांग के नियम की मान्यताएं भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो कौन सी बात है जिसे स्थिर रहना चाहिए। तो पहली बात ये है, उपभोक्ता की आमदनी। आमदनी का मतलब उसका वेतन, उसकी सैलरी स्थिर रहे। मैंने आपको कहा ये जो मांग का नियम है ये तभी लागू होगा जब अन्य बातें स्थिर रहे। तो वो अन्य बातें कौन कौन सी है? पहली बात तो ये है कि उपभोक्ता की आमदनी स्थिर रहे। उपभोक्ता की आमदनी में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर उपभोक्ता की आमदनी बदल जाती है, या तो बढ़ जाती है या घट जाती है, तो मांग का नियम फेल हो जाएगा। कैसे? उदाहरण देती हूँ, फिर आपको समझ में आता जाएगा। हम घी का ही उदाहरण लेते हैं। घी की कीमत 500 रुपए प्रति केजी है। उपभोक्ता की जो मांग है वो 2 केजी पर मंथ है, यानी कि एक महीने में वो 2 किलो घी खाता है, जब घी की कीमत 500 रुपए केजी है। और उपभोक्ता की आय जो है वो मान लीजिए 5000 रुपए प्रति महीना है। ये उसके घर का हिसाब है। ठीक, घी की कीमत 500 रुपए केजी है, पर मंथ वो 2 किलो घी खा रहा है और उसकी इनकम 5000 रुपए है। अब एक कंडीशन लेते हैं अगर घी की कीमत 500 से 800 रुपए प्रति केजी हो जाए तो उसकी इनकम 5000 रुपए है। अभी हम इनकम में परिवर्तन नहीं करें, इनकम 5000 रुपए है, तो मांग क्या होगी? मांग, कीमत बढ़ने के कारण मांग घट जाएगी। अब वो 1 किलो घी ही पर महीना खाएगा और उसकी इनकम कितनी है? वही 5000 रुपए है। क्लियर? कीमत, अन्य बातें स्थिर रहें, उसमें पहली बात यह है कि उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो घी की कीमत बढ़ने पर घी की मांग कम हो गई है, मांग का नियम लागू हो रहा है। अब हम ये कहते हैं कि अगर व्यक्ति की जो आमदनी या वेतन है उसमें चेंज हो जाए तो मांग का नियम लागू नहीं हो पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि मांग का नियम लागू होने के लिए अन्य बातों को स्थिर रहना चाहिए। उनमें से पहली बात यह है कि उसका वेतन स्थिर रहना चाहिए। अब हम इसके वेतन में कुछ चेंजेस कर देते हैं। मान लीजिए घी की कीमत 500 से 800 रुपए प्रति किलो हो गई है, साथ में व्यक्ति की इनकम भी 5000 से 15000 प्रति माह हो गई है। तो क्या अब घी की कीमत बढ़ने पर व्यक्ति की मांग घटेगी घी के लिए? नहीं,
क्यों? क्योंकि व्यक्ति की इनकम भी बढ़ गई है। तो अब हो सकता है कि घी की कीमत बढ़ने पर उसकी आय बढ़ने के कारण वो घी की मांग भी बढ़ा दे। तो यहाँ पर क्या हुआ? घी की कीमत बढ़ने पर घी की मांग घटने के बजाय बढ़ गई है। क्या हुआ यहाँ पे? प्राइस बढ़ने के साथ साथ डिमांड भी बढ़ गई है। तो मांग का नियम फेल हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि बीच में ये जो अन्य बात है ये स्थिर नहीं रही, इसमें परिवर्तन हो गया है। ठीक है, आपके घर में भी अगर कंडीशन ऐसी होती है तो यही होगा कि घी नहीं और पर्टिकुलर कोई चीज हो, उसकी कीमत बढ़ने पर आप उसकी मांग को बढ़ा देंगे अगर आपके पापा की इनकम में वृद्धि हो जाती है और वो चीज बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि मांग का नियम तभी लागू होगा, ये जो मांग का नियम है ये तभी लागू होगा जब अन्य बातें स्थिर रहे में पहली बात उपभोक्ता की आमदनी में कोई परिवर्तन नहीं हो, तभी अन्य बातें स्थिर रहेंगी। अब अगले वीडियो में मैं आपको और जो ऐसी अन्य बातें स्थिर रहे या उसकी मान्यताएं हैं उसकी मैं आपकी चर्चा करके बताऊंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।